गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सारे? सबका गुड मॉर्निंग भाई। बोलो बोलो बोलो, स्टार्ट करें क्लास। सारे आ गए? नहीं सारे अभी एकदम सर। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पार्ट। आज हम पढ़ने वाले, कल हमने इवनिंग में पार्ट किया था, हम लोग सेक्शन 26 पढ़ चुके थे। अभी मैं आपको एक ऐसा सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूं बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जान है बेटा, जान। इस पूरे टॉपिक की जान है वो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इस चैप्टर में से उस पे क्वेश्चन ना आए ऐसा एग्जामिनर कभी करेगा ही नहीं, इसलिए कह रहे हैं जान है वो टॉपिक। टॉपिक का नाम तुमने पहले भी सुना, जब चैप्टर चालू किया तभी उसका नाम आ गया था, लेकिन वहां पर सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था, समझा नहीं था। ना 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 ना। तो अब हम समझने वाले हैं, तो चलो मैं तुम्हें उसकी पिक्चर निकाल के दिखाता हूं ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। रिमेंबर, थोड़ा सा हिंट तो मिले सर। ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ भी बोलोगे आके हम मान लेंगे। नहीं, मैं कहता हूं बेटा मत मानो। द वर्ड इज नाउ वॉच इज द वर्ड। क्या है टॉपिक का नाम बताओ? क्या है टॉपिक का नाम? बोलो बोलो बोलो। हम पढ़ने वाले हैं, यस, सेक्शन भी बोल दिया, वेरी वेरी गुड। अरे बहुत जियो मेरे बारे लाल बेटे, बहुत बढ़िया। नीत किस दिन वीडियो का लिंक नहीं भेजा बेटा? नीत वीडियो का लिंक सेंड कर देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ बेटा मैं। हमें बाई चांस क्या होता है, बच्चे जो व्हाट्सअप करते हैं तो व्हाट्सअप में उनका नंबर ऊपर नीचे हो जाता है कि बेटा जैसे ही व्हाट्सअप ऑन करता हूँ बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो पॉसिबल चांस है कि मैक्सिमम बच्चों के नंबर नीचे निकल जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। ओ ऐसा, यस। तो कभी ऐसा लगे तो आप मुझे दोबारा ड्रॉप कर दिया करो मैसेज। ओके चलो। अच्छा 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 अच्छा, वो जो हमने वीडियो क्लास में लिया था वो वाला। ओके चलो, आज एक काम करूंगा, उस वीडियो का भी लिंक भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? प्ले करके देखिए, हो सके आज बच जाए, सुनाई दे दे हमें। नहीं, मेरे ख्याल से अभी वो गोलगप्पे आया पुराने साउंड। गोलगप्पे पापड़ी आई जा भाई साहब। अल्लाह बिटवा दे हम हाँ, कपड़े। इसका नहीं हो आइए सकता। साहब, कैसे हैं भाई वैसे साहब? साउंड बहुत कोई देर के इशू नहीं, बाद दर्शन बैकग्राउंड हुआ म्यूजिक आपका। चल रहा है। लगाना जरा एक चाट पापड़ी हाँ भाई। भाई लो, चलो, आइए। अच्छा बनाए भाई बना। दिखा दूंगा, प्रॉपर ही वीडियो प्ले कर दूंगा तुम्हारी क्लास में, ठीक है? ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना बेटे, आओ चलो चालू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, एंड वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्योंकि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों ही इसे यूज करती हैं। सर यही तो अच्छी बात है। नॉर्मल लोग क्या लगता है प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब प्राइवेट कंपनी यूज करती है, ऐसा नहीं है, दोनों कंपनी यूज करते हैं। बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड आया भी स्पेशली पब्लिक कंपनीज के लिए ही है। ओके, मैक्सिमम लोगों को लगता है पब्लिक कंपनी है फिर पब्लिक इशू करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। आंसर इज नो। क्या करेगी सर? पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा ले सकती है और लेती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आप लोगों ने पढ़ी थी, याद दिलाओ, प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग क्या था? टेल मी। तब तक मैं इसे बनाता हूं, तारे सितारे बनाएंगे हम, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, टेल मी टेल मी टेल मी, बोलो प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग क्या था किसी को? जब प्राइवेट कोई भी कंपनी से जब शेयर्स इशू करे बाय फिलिंग द प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बोल कुछ और, किसी को याद है जो मीनिंग लिखवाया था मैंने आप लोगों को? अच्छा, आपने लिखा है। हाँ, मैं लिखवाया था, तूने इसका मतलब रिवाइज नहीं किया है ना? बहुत बढ़िया। बाकी बताओ, पूरे सब सब नोटबुक खोल लिया, अरे मैं भी पढ़ूंगा, मैंने देखा था कहां लिखा था। वेरी गुड साहिल, बहुत बढ़िया। निधि वेरी गुड बेटा, शाबाश। वेरी गुड Non-public दिव्या, offer. बढ़िया। चले चलो, Non-public offer made to नॉन family, पब्लिक friends, ऑफर किसको बेटा? family, friends, accredited investors एक्रेडिटेड or इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल institutional इन्वेस्टर्स, investors. याद आया? लेकिन 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 अब सुनो जो बोलने वाला हूं, जो डेफिनेशन जो मीनिंग मैंने आपको लिखवाया था बुक का, लैंग्वेज का नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ,
बुक में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि एक्चुअली वो पार्ट कौन है, वो लोग हैं कौन एक्चुअली। बुक में प्राइवेट प्लेसमेंट का मीनिंग लिखा है नॉन पब्लिक ऑफर विच इज मेड टू द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, दोस पर्सन विच आर सेलेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आइडेंटिफाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये मेंशन किया गया है। वहां ये मेंशन इसलिए मैंने अलग से लिखवा दिया था कि ये लोग होते कौन है। फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेसेस, इंडिविजुअल जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स। थर्ड कौन सा हमारे पास, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिमेंबर, तो ये पार्ट करते हैं, चालू करते हैं, लिखना चालू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस है, मतलब आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर, मान के चलो। आओ लिखते हैं, चालू करते हैं, और धीरे धीरे सारी बातें सामने आ जाएंगी होले होले से। हाँ यस, लिखो वर्ड, लिखो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। राइट द वर्ड प्राइवेट प्लेसमेंट is a non-public offer, a non-public offer, पब्लिक ऑफर तो है नहीं, तो रट्टा नहीं मारोगे, पब्लिक ऑफर नहीं है, नॉन पब्लिक ऑफर। कैसे, मेड बाय, सेम टू सेम पहले भाई लिख रहा हूं, फिर चेंज करवाऊंगा लाइन को। मेड बाय, फर्स्ट इज कौन करता है, फैमिली और फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरा accredited investors like small businesses. Third, institutional investors, पढ़ा भी था हमने इसके बारे में, पाइप सेडा, क्या सोडा पाइप याद है, पाइप सोडा, पाइप सोडा। हाँ, तो ये लोग, इसको कहा जाता है, यस हाँ बेटा, और अरे अरे ले बेटे, कैसी बात करती तूने, ले मेड टू, भावनाएं समझी ना आकांक्षा, है ना, है ना, ओके। अब पॉइंट सुनना गाइस, ये मीनिंग तो हमने लिखा था, लेकिन एक्चुअली इसका मीनिंग बुक में क्या लिखा है वो बताता हूं, लिखो, लिखवाता हूं, नोट करो, लिखो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर इज ए नॉन पब्लिक ऑफर, नॉन पब्लिक ऑफर तो मेड टू ए सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। अब तुम्हें मीनिंग पता होगा कि कौन से सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन की बातें कर रहे हो। ये भैया ये कौन है, बोलो बोलो, ये कौन है, ये वही सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। कौन से ग्रुप ऑफ पर्सन, आइडेंटिफाइड, ये मीनिंग आइडेंटिफाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्हें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्ट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि जिसका मन आया वो बोलेगा हाँ मैं प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट बनूंगा, आंसर इज नो। रिमेंबर, जब तक बोर्ड आपको आइडेंटिफाई ना करे कि हाँ वो बोर्ड आपको बनाना चाहता है अपना प्राइवेट इन्वेस्टर, तब तक आप उस कंपनी का प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं बन सकते, ना बन सकते और ना ही आप पैसा ले सकते हो। सिंपल सी बात, उससे क्लियर हो गया। यस, कंपनी हो तो ले सकते हो, और मेंबर हो तो, आउटसाइडर हो तो दे सकते हो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो पीओडी ही सेलेक्ट करते हैं इन लोगों को कि किससे किस किस को एप्लीकेशन दी जाएगी प्राइवेट प्लेसमेंट वाली, ठीक है। ये बेटा मीनिंग था सेक्शन नंबर 42, याद रखना, ये सिर्फ मीनिंग था। एक्चुअली प्रोविजन अब चालू होंगे इसके ऊपर, अभी तो असली मजा बाकी है, तो मैं चालू करने वाला हूं। आइए हेडिंग बनाते हैं, लिखो बेटा। अब इस पार्ट को अब सुनना, एक तरीका है, मैं इस पूरे पार्ट को, इस पूरे सेक्शन को डिवाइड करने वाला हूं, पार्ट टुकड़े टुकड़े कर देंगे इसके हम लोग। उसका रीजन है, कलेक्टिव फॉर्म में याद करने से ज्यादा बेटर, बुक में क्या कलेक्टिव फॉर्म में लिखा, बच्चा कहता प्रोविजन कौन सा याद करूं कौन सा ना याद करूं, तो इसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उस पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपको उनके प्रोविजन याद रखने हैं, ठीक है, ओके। तो पूरे पार्ट को मैं डिवाइड करने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। हेडिंग लिखो, हेडिंग बनाओ ए पार्ट की, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर क्वेश्चन में रेजोल्यूशन की बात की और प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट आया तो सिर्फ हम इस पार्ट को कंटिन्यू फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एसआर, तो लिखो बेटा, लिखवाता हूं, चलो। क्या तुम जानते हो कि बिना एसआर पास किए प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं हो सकता? यस, एग्जैक्टली। कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन नहीं इश्यू कर सकती जब तक उसने स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया और उस एसआर के लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं आया, तब तक नहीं कर पाएगी। तो लिखो फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट लिखते हैं,
ए पार्ट का फर्स्ट वन लिखो, लिखो बेटा, लिखो द कंपनी who is making private placement who is making private placement offer, who is issuing private placement offer, लिखो, is required, उसके लिए required है, मैंडेटरी है बच्चा, is required to pass special resolution, required to pass स्पेशल रेजोल्यूशन, एसआर पास करना पड़ेगा। और ये बात तो जानते हो बेटे, 75% कम से कम, याद आया वोटिंग पावर, पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। कौन करेगा वहां पे? बाय द शेयर होल्डर, ऑब्वियस वही करते हैं, लिख भी देता हूं, बाय द शेयर होल्डर्स अप्रूवल। भाई शेयर होल्डर अगर फेवर में वोट देंगे तभी तो अप्रूव होगा, तभी तो एसआर पास होगा। हाँ बेटा एग्जैक्टली तुरंत, यस, तभी जाके पास होता है। तो कहने का मतलब क्या, पहली बात एसआर पास, कोई पूछे क्वेश्चन आया कि कौन सा रेजोल्यूशन पास करना जरूरी है अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड लेना चाहती है, तो आंसर क्या होगा बेटा, एसआर ओआर बाय नोटिस, एग्जैक्टली एसआर। समझ में आगे, याद रहेगा। ओके, नंबर इसी में लिखो पार्ट 2, ए पार्ट का लिखवा रहा हूं। अब लिखो इन केस ऑफ लिखो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू करने हैं या किए हैं, डिबेंचर्स, और क्या कर रही है, बाय वे ऑफ, ऐसे लिखो, बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इश्यू करना चाहते हो, बेटे कहानी सेम चलती है, यहां भी वही है, एप्लीकेशन मनी आएगा, अलॉटमेंट करोगे, वही तरीका चलता है, बट फर्क क्या है, नाम क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट, सिर्फ कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को भेजा जाता है, ओनली शॉर्ट ये। क्या बोला, इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू कर रहे हो तो क्या होगा, उस केस में क्या है, लिखो, नोट करो क्या करना पड़ेगा, लिखो द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास, अगेन वही स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ऊपर भी तो लिखा है बेटा, फर्क लिखवाता हूं, रेजोल्यूशन देखो, वंस इन ए ईयर, एक साल में एक बार भी कर दोगे, इसलिए फॉर ऑल इनविटेशन। भैया सिंपल सी बात, अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इश्यू कर रहे हो, समझना बात ध्यान से, जो बोलूंगा सुनना ध्यान से बात को, अगर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इश्यू कर रहे हो तो आपको साल में सिर्फ एक बार एसआर पास करना है, और वही एसआर बन जाएगा आपके पूरे साल भर के इनविटेशन के लिए। एक सिंपल ऐसा, मतलब आपको एक साल, अपने साल भर के अंदर, एक साल के अंदर आपको दोबारा कभी भी एसआर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पूरे साल भर में आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इश्यू कर सकते हो। लेकिन सर तो ऊपर भी क्या, ऑल वाला पार्ट नहीं बेटा, ये है, लिख लो, फॉर ईच इन्विटेशन, जितनी बार इन्विटेशन करते हैं नॉर्मली उतनी बार एसआर की रिक्वायरमेंट होती है, बस सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल में नहीं होती। समझ में आया लॉजिक क्या है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट जब भी कंपनी करेगी उसे एसआर पास करना पड़ता है, ये कॉमन रूल है, ये कॉमन प्रोविजन है। बट व्हेन इट कम्स टू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कंपनी को सिर्फ एक सिंगल एसआर पास करना और पूरे साल भर के इन्विटेशन के लिए वही काम चलेगा, वही काम चलेगा। इज इट क्लियर? कहने समझ में आ गया दोनों बातें? यस सर, यस सर। अब आने वाला इसी का थर्ड पार्ट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जब अपना मॉड्यूल खोलोगे ना तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, बोला सर क्या लिखा, समझ नहीं आ रहा, वहां पे इतनी सारी लाइनें लिखी है, बोला अरे 15-20 लाइन लिखी है, उसका मीनिंग क्या निकलता है, लेट मी टेल यू क्या मीनिंग निकलता है। तो इस पे बनाऊंगा 2 स्टार ताकि तुम्हें याद रहे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखो बेटा, नोट करते हैं।
और जहां स्टार बनाओ वहां तुम लिख लिया करो इंपॉर्टेंट मोस्ट जो तुम्हें लिखना है लिख लिया करो बेटा, ताकि तुम जब बाद में नोट्स को पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया रहे कि एक्चुअली कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट सर ने बताया था, कौन सा नहीं बताया था। ओके, अभी मेरी मान लो, कल को जाके तुम किसी को बताओगे यार ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके चलो आगे आता है, तो नोट कीजिए बेटा, लिखो लाइन बनाओ, लिखो इफ द प्रपोज्ड अमाउंट, हेडिंग बनाओ, इफ द प्रपोज्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज लिखो बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो और उसकी प्रपोज्ड अमाउंट स्टार ही बनाती हूं। वेरी गुड आकांक्षा बेटा, जो स्टार होते हैं वो स्टार बनाते हैं। यस, द प्रपोज्ड अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, देखो इफ अगर वो एक्सीड कर जाए, अगर जो आप प्रपोज्ड अमाउंट, अभी क्वेश्चन पूछूंगा इसके ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हैंड टू हैंड क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग और आप लोग रिप्लाई करोगे मुझे, ठीक है। बोला कि प्रपोज्ड अमाउंट ऑफ दी सिक्योरिटी, कौन सी वाली, जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इश्यू करने वाले थे, वो अगर एक्सीड हो जाए किससे, लिखो तीन बातें, कौन कौन से आइटम है। इफ एक्सीड, नंबर वन एक्सीड्स किसकी, लिखो द एग्रीगेट ऑफ, इसे आगे लिख लो, द एग्रीगेट बोलते हैं सम टोटल ऑफ। अगर प्रपोज्ड अमाउंट एक्सीड कर जाए एग्रीगेट से, किसके एग्रीगेट से, वो लिखता हूं तीन बातें यहां पर। फर्स्ट लिखो पेड अप कैपिटल, कंपनी की पेड अप कैपिटल, कंपनी के फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तीन बातें बोल रहा हूं, कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इन तीनों के पैसे से, मतलब सिंपल पेड अप, पहला पेड अप, दूसरा फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर इन तीनों से ज्यादा हो जाए, सर मतलब एग्जांपल ऐसे समझ में हमें नहीं आता बेटा, मैं कहता हूं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन सुनो ध्यान से। अगर पेड अप कैपिटल 20 लाख की है, एग्जांपल रैंडम, मैं सही बोल रैंडम पॉइंट बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से, रिप्लाई करना। अगर पेड अप कैपिटल 20 लाख की है, फ्री रिजर्व 30 लाख के थे, सिक्योरिटी प्रीमियम 10 लाख का था, कितना हुआ, 20 30 10 कितना हुआ, 60, ऑब्वियस। और मैंने कहा कंपनी जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा मांग रही है, ये थोड़ी होता है कि मन किया मुंह उठाया चल दिए पैसे मांगने के लिए, ऐसे मुंह उठाया हाँ भैया पैसे दे दो 500 करोड़ चाहिए, अरे क्या बात कर रहा है भाई, सिंपल सी बात। अगर के लिए एग्जांपल के क्या बोला, अगर आपकी इन तीनों के एग्रीगेट से ज्यादा अमाउंट आप मांग रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तो सिचुएशन में सेक्शन कौन सा लगता है, लिखो, अगर हुआ तो क्या बोलेगा, लिखो 10 सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज सी will be applied, will be applied, section 180 subsection 1 subclause C will be applied। ये क्या होता है पता जानते हो इसके बारे में, इसको बोलते हैं बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर ऐसा नहीं, बीओडी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है आपको, बीओडी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, याद रहेगी बात। यही है सेक्शन 180 subsection 1 subclause C, that is BOD resolution is required to be filed by the company in case the proposed amount if exceeds the aggregate of the paid up capital, free reserve and security premium account। बोल क्लियर रहेगा, बोल बेटा बोल, क्लियर हो गया क्या, बोल बोल बोल, यस सर क्लियर है। ओके चलो, सर बोर्ड रेजोल्यूशन में कितना अप्रूवल चाहिए, इसमें बेटा 100 बेटे, 100 वहां मेजोरिटी का चक्कर आई नहीं। यस सारे, अब मुझे बता, मैं तैयार नहीं, तुम कर लोगे रेजोल्यूशन पास, सोच। वेरी गुड आकांक्षा, नहीं कर सर, समझ में आ गया, नहीं कर यस इज इट क्लियर, आगे आते हैं। Yes. तो ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना देगा वो। इफ ए कंपनी इज हैविंग ए पेड अप कैपिटल ऑफ दिस अमाउंट, रिमेंबर फ्री रिजर्व ऑफ दिस अमाउंट, रिमेंबर सिक्योरिटी प्रीमियम ये डाल देगा, और 2-3 आइटम और डाल देगा जिनका कोई रोल भी नहीं है। बच्चा बोलेगा अरे लो का पेपर देने आया था, अकाउंट का दिख रहा है मुझे तो ये, रिमेंबर। बट एक्चुअली क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, सुन लो ध्यान से, बिठा लो पॉइंट को, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, खासकर जो चैप्टर आएगा हमारा नेक्स्ट वाला शेयर कैपिटल, उस पे मिलते हैं। सर
आपको लगेगा क्वेश्चन तो हाँ मजाक होगा बेटा, एग्जैक्टली ट्रूथ बेटा। उस टाइम पे लगेगा कि भैया अरे मैं पेपर डेट कौन सी चेक तो कर लूं, पेपर अकाउंट का तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो क्वेश्चन लो का रहेगा। वहां आपसे न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करवाने बैठ रहा वो, वहां पर वो आपसे पूछेगा लीगल प्रोविजन के अकॉर्डिंग बताओ क्या किया जाएगा। समझ में आया? इसीलिए ध्यान रखना, चाहे बातें पढ़ते हो कि अमाउंट की बातें, एक्सीड की लिमिट कितनी है, पेनल्टी क्या, कॉन्ट्रावेंशन क्या, पनिशमेंट्स क्या, वो याद रखनी है आप लोगों को। चलें आगे बढ़े। तो ये पार्ट था बेटा कौन सा, कि ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती। अभी ए पार्ट का पार्ट लिखो नेक्स्ट। चलो मैंने कहा भैया एसआर पास कर लिया, मैंने कहा भैया चलो बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास कर लिया, अब क्या करोगे? अच्छा लिखते हैं, चलो ध्यान रखना, बीओडी रेजोल्यूशन ओनली इसी केस में पास किया जाएगा अगर अमाउंट एक्सीड करती है। एग्जांपल नंबर 2 पूछूं, मैंने कहा 60 लाख का एग्रीगेट बनता है, बट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से सिर्फ मांग रही है 50 लाख, तो उस केस में वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। उस केस में रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, उसमें सिर्फ एसआर काम चलेगा। इज इट क्लियर? और एसआर तो रिक्वायर्ड है ही, while you're making the private placement, SR is required to have the, is it clear? Yes sir। चलो आगे आते हैं, तो लिखते हैं गाइस, नेक्स्ट पे आओ। जब ने बोला लिखते हैं वही लिखो, द कॉपी, कैसे लिखो, द कंपनी shall file the copy of special resolution and अगर बोर्ड किया तो बोर्ड वाला भी, एंड बोर्ड रेजोल्यूशन, दोनों कॉपी सबमिट कहां करेगा? अभी कॉपी का अरे पता है सर, पता है किसको? टू दी, वेरी गुड, टू दी आरओसी, दैट मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करोगे। इसलिए कर रहे हो फॉर दी, देखो अब आएगा पूरा वर्ड, एक्चुअली प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड का पूरा मीनिंग लिखता हूं मैं। फॉर दी लिखो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन इश्यू करने से पहले आपको कॉपीज को सबमिट करना जरूरी है। याद रखना, अगर कॉपी सबमिट नहीं की, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन पास भी कर लिया, सोचो ध्यान से, कंपनी बोल दिया अरे हम तो पास कर चुके हैं सर, हमने तो पास कर लिया बीओडी, अरे बेशक पास कर लिया हो बेटे, रेजोल्यूशन पास कर लिया, अपने घर में क्या रखोगे बताओ? समझ में आया? आपने अच्छा मैंने तैयार एग्जाम, सर मैंने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कर ली बट पेपर देने नहीं गया, वेरी गुड बेटा, है ना? सोचो ध्यान से कैसी बातें कर रहे हो। आकांक्षा प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है इसकी बेटा 30 डेज वाला, विद इन 30 डेज। ओके सुनो, अब ऐसी बात थोड़ी करेंगे ना कि रेजोल्यूशन, तो हमने क्या एग्जांपल, प्रिपरेशन सर पूरी है, इतनी बार प्रैक्टिस कर लिए, टेस्ट कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, पेपर लेके आओ, पर एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। अब बताओ, तो वही बात हो गई ना, तुमने रेजोल्यूशन पास भी कर लिया, अब भी हंस रहा, तो बताओ पास भी कर लिया तो सबमिट तो करना पड़ेगा ना, ऑब्वियस मेरा, है ना? हाँ है ना? झूठ तो नहीं बोलूंगा, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोलूंगा? नहीं नहीं बेटा, आओ आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन अभी इसमें एक पार्ट और लिखवा रहा हूं, क्लियर है? यहां तक डन है? क्वेश्चन का कोई डाउट? ओके क्लियर है, चले डन सर। नेक्स्ट पे आओ और यहां पे एक लाइन लिखो, दिस पार्ट इज समहाउ डिफरेंट पार्ट, आई से घर पे आएगा पेपर लेने। वेरी गुड आकांक्षा, वेरी वेरी गुड बेटा, ऐसा होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं बेटे तुम्हारा पेपर घर पे लेने आए, है ना? बताओ, मदर बॉडी को घर पे बुलाओगे? बताओ, जो तुम्हें वैल्यू देगा उसको तुम कह रहे हो घर पे आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने पढ़ाई कर ली, लेने आओ एग्जाम। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। आओ हेडिंग लिखो बेटा, इसी का हेडिंग नहीं, इसी का पार्ट है, लिखो स्टेटमेंट। मैंने कहा ना, मैं पूरे पार्ट को, इस पूरे क्या किया मैंने पता, आपके प्राइवेट प्लेसमेंट वाले कंप्लीट पार्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि तुम्हें एग्जाम में जब क्वेश्चन मिले तो तुम ये ना हो जाओ और क्या लिख के आना है, क्या पूरा लिख दूं प्राइवेट प्लेसमेंट या हाफ लिख, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इन केस अगर आपको लगा कि भैया सिर्फ रेजोल्यूशन की बातें की गई है, तो उस केस में ये वाला पार्ट लिखना है, डिस्क्लोजर की बात तो ये वाला लिखना है, तो आपको आइडिया रहेगा कौन सा पार्ट, ए पार्ट पिक करूं या बी पार्ट पिक करूं, ये आपको आइडिया रहेगा बेटा। ठीक है? ओके चलो
लेट मी टेल यू, आगे देखो, स्टेटमेंट एनेक्स्ड, एनेक्स बोले तो अटैच्ड, अटैचमेंट को बोलते हैं. स्टेटमेंट इज अनेक्स, स्टेटमेंट इज अनेक्स टू दी, देखो, शेयर होल्डर अप्रूवल. इसको लिख लो, समझाऊंगा आपको मैं. अनेक्स टू दी शेयर होल्डर अप्रूवल, देखो, रिक्वायर्ड टू हैव द डिस्क्लोजर. अरे क्या लिखवा रहे, लिख लो बेटा, बताता हूं इस लाइन का मीनिंग. द डिस्क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग. इस लाइन का मतलब ये है बेटा, सुनो ध्यान से. आप जब रेजोल्यूशन पास करते हो और आप शेयर होल्डर का अप्रूवल ले रहे थे, क्योंकि आपने पढ़ लिया, जब तक शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आपकी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर पाएगी. ये बात पता है? हाँ पता है. तो लो ने बोला भाई देख, बात ऐसी है, एक स्टेटमेंट होगी जो अटैच किया जाएगा उस शेयर होल्डर के अप्रूवल के साथ में. जो अप्रूवल एसआर पास किया था ना कॉपी वाला, उसके साथ में एक स्टेटमेंट और लगेगी. और स्टेटमेंट में कुछ चीजों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. वो चीजें कौन कौन सी बतानी जरूरी है? ऑप्शन नहीं है, बताना पड़ेगा. बोले तो बताना पड़ेगा. तो लिखो नंबर 1, वो कौन कौन सी चीजें हैं. फर्स्ट लिखो, हेडिंग लिखो, पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1. नंबर 1 लिखो, पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफर, लिखो, इंक्लूडिंग द डेट ऑफ बीओडी रेजोल्यूशन. अरे एक बात बताओ, मैंने यहां सिर्फ बोर्ड क्यों लिखा, मैंने एसआर क्यों नहीं लिखा? क्यों मैंने यहां पर सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन लिखा, एसआर नहीं लिखा? बेटा टेल मी. क्योंकि प्रपोज डिविडेंड अगर ज्यादा हो गया, सॉरी प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज कैप अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी अगर ज्यादा हो गया, मैंने बाकी चीजों से, क्वेश्चन दोबारा सुन बेटा. मैंने यहां पर डेट ऑफ बीओडी रेजोल्यूशन क्यों लिखा? मैंने ये क्यों नहीं लिखा कि डेट ऑफ एसआर एंड डेट ऑफ बीओडी? टेल मी. बिकॉज शेयर होल्डर अप्रूवल यानी एसआर हो गया, तो वो तो ऑलरेडी जा ही रहा है. एग्जैक्टली, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट की बातें करने आ ही रहे हो तो सिंपल सी बात, एसआर तो पास कर लिया ही होगा, वो तो हमेशा ही होगा. वेरी गुड, कॉमन चीज निकल के आई. हाँ, साहिल कह रहे एसआर के बारे में उनको पता ही होगा. हाँ बेटा साहिल, सबको पता होगा. जब एग्जांपल तुम बताओ, तुम्हें इंफॉर्मेशन, तुम्हारे कानों में खबर आए, अरे वो जो कंपनी है ना, वो वाली, हाँ वही पीछे गली में रहती है ना, वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, तो क्या समझोगे, एसआर पास किया नहीं किया उसने? बताओ. एक कांक्षा, अंजलि, दिव्या, रिप्लाई करो. तुलित, अनुतेज, नीत, बोलो. किया, यही मानोगे ना? तो ये क्या हो गया, इसलिए अलग से. लेकिन एग्जांपल, क्या बीओडी हमेशा चाहिए होता है क्या? बोलो, क्या बीओडी की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है क्या? नो 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 नो, नहीं ना. इसलिए क्या किया, अगर बोर्ड किया है तो भाई लिख दो साथ में, क्योंकि एक्चुअली एसआर की कहानी तो उन्हीं पर्टिकुलर्स में आ जाएगी जो फिल करने वाले ऑफर के लिए कि हाँ हम पास कर चुके थे. क्लियर है? आओ नंबर 2 लिखो इसका पार्ट. नंबर 2 लिखो, प्राइस एंड काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज. जो सिक्योरिटी आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इश्यू करना चाहते हो, वो प्राइस क्या है उसका. थर्ड लिखो. नेक्स्ट लिखो बेटा, लिखो, नेम एंड एड्रेस ऑफ द वैल्यूअर. नेक्स्ट, फोर्थ, लिखो, द अमाउंट intended to be, intend to be, the amount intend to be raised by the company. कंपनी कितना पैसा रेज करना चाहती है, कितना पैसा उसे प्राइवेट प्लेसमेंट चाहिए, उसे लिखना पड़ता है. फिफ्थ लिखो, टाइम कब चाहिए एंड ऑब्जेक्ट क्या है. टाइम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, कब चाहिए आपको पैसा. नेक्स्ट लिखो, कंट्रीब्यूशन
बाय द कंट्रीब्यूशन मेड बाय, लिखते रहो, मेड बाय द प्रमोटर्स एंड कौन कौन कौन, द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर। एक बात बताओ, तुम एक काम स्टार्ट करने वाले हो, तुम कहते हो भैया हमें ना सर एक काम करो सर 20 लाख रुपए दे दो हमको। तुम सारे आ रहे बोले सर अतुलित है, अतुलित ने बोला सर मुझे 20 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, मुझे काम स्टार्ट करना है। मैंने बोला अतुलित तूने कितने लगाया? बोला एक भी नहीं। दे दो अतुलित को, बताना मुझे। कह रहा पैसा है, मैं अपना क्यों लगाऊंगा सर, आपका लगाऊंगा। इज इट सो? भाई जब तो कोई तुम्हें प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसा देने वाला है, कैन यू प्लीज टेल मी, सोच के देखो, अपना पैसा तुमने लगाया नहीं 1 रुपया भी और अगले का मांग रहे हो, तो चेक नहीं करेगा क्या कि तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया? हाँ दे दो दे दो दे दो कर रहा, दे दो करेगा ना, इसलिए वो भी इसमें लिखा जाता है कंट्रीब्यूशन। चिल्लड़ भी नहीं देंगे वेरी तो, हाँ और नहीं तो। 7 देखो, असेट्स चार्ज एज सिक्योरिटी। तो ये क्या मतलब हुआ? एक बात बताओ, मैंने बोला मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है मेरे पास, तुम मुझको पैसा दे दोगे? अब एग्जांपल के लिए रिमेंबर, हाई सुनो ध्यान से, हाई, हाँ हाई यस सुनो। अब मैंने बोला बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत अंधा भैया, प्रॉपर्टी बहुत है, बताओ दो प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या ये पता नहीं करोगे? क्या पता सारी की सारी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज पे हो, मैंने गिरवी रखी हो, टेल मी आया ना। जिस प्रॉपर्टी को देख के तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, वो चेक नहीं करेगा क्या कि क्या असेट्स चार्ज, मतलब इसका मतलब असेट्स मॉर्टगेज तो नहीं है सिक्योरिटी के रूप में। पता चले तेरा कुछ था नहीं, तू हमारा पैसा भी खा गया। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो ये सारी चीजें हैं जिसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है उस शेयर होल्डर के अप्रूवल के साथ में। याद रहेगी बातें, पर्टिकुलर्स, प्राइस, नेम, एड्रेस और वैल्यू, जिसने वैल्यू निकाली पार्ट की, इतना पैसा तो मिल सकता है इनको। यस चले डन, नोट हो गया। तो मेनली क्या है, प्रोमोटर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सिक्योरिटी वाला पार्ट क्या था, याद रहेंगी बातें, बेसिक बातें अब याद रहेंगी। ओके तो बेटा इसका ए पार्ट खत्म होता है यहां पर, इसका ए पार्ट खत्म करता हूं मैं यहां पे, मतलब सिंपल सी बात, प्राइवेट प्लेसमेंट का ए पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज ओवर। जब बात एसआर या डिस्क्लोजर की होगी तो ये वाला पार्ट लिखना होता है, ठीक है। ओके चले, ये पार्ट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं इसलिए लिखवा रहा हूं इस तरीके से, द रीजन इज बच्चों को एक बहुत बड़ी इश्यू एग्जाम में आता है, और ऑलमोस्ट वो सब बच्चों को आता है जब वो लॉ का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और वो क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं। उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, उनको ऐसा कभी लगता ही नहीं कि पेपर में जो आया मुझे आता नहीं, उनको आता है, बट वो उस आंसर तक एक्यूरेटली नहीं पहुंच पाते क्योंकि उन्होंने सब कुछ साथ पढ़ा होता है। तो क्या तरीका है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप डायरेक्टली उस आंसर पे क्लिक कर जाओ, उसका एक ही तरीका है बेटा, एकमात्र सॉल्यूशन, कि आप अपने प्रोविजन को डिवाइड कर दो, पार्ट में डिवाइड कर दो, ताकि एक्चुअली अगर सिर्फ बात रेजोल्यूशन की आ रही हो और वर्ड दिख रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट, तो हम पूरा लिखने नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ उसी पार्ट को मेंशन, उसी पार्ट में आंसर ढूंढेंगे जो हमारा ऐसा और ऑब्वियस हमारा दिमाग ऑटोमेटिक वहां पे चला जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूं? कैसे? यस सर क्लियर छे, ओके क्लियर छे। गुजराती बात अतुलित मुझे भी सिखा दो बेटा, मुझे सीखनी है। मैंने तो अपने दोस्त को, मेरी दोस्त बंगोली थी, ठीक है, अब मैं भूल गया गुजराती के वर्ड और भूल गया बंगोली के वर्ड, मिला दिए मैंने बोला शू भाले छे, शू भालो छे, वो कहती है ना गुजराती ना बंगोली, बताओ। और कुछ टाइम बाद में उसका नाम निकल गया शू भालो, बताओ, तब उसको भालो भालो करते थे, जैसे हर्षित को याद आ गया। आकांक्ष से मुझे भी मतलब नहीं पता, भालो मैंने अच्छे के लिए यूज किया, भालो वर्ड इज बंगोली वर्ड, शू भालो, शू गुजराती का वर्ड है, हाँ नहीं तो मिक्स, मैं क्या करूं। हाँ एक और सुनो, एक फ्रेंड थी हमारी आसाम की दोस्त थी, उसको हिंदी बहुत कम आती थी, ठीक है, लेकिन वो साथ में रह के हिंदी बोलना सीख गई थी। ओके तो एक दिन उसके पापा का फोन आया, हम सब दोस्त बैठे हुए थे, हमने पूछ लिया, हाँ अतुलित मुझे, अरे भैया हम तुम्हें कहां के लगते हैं? हम हरियाणा के हैं। बेटा भोजपुरी कहां से आएगी मुझे? अशिता रुको, क्या करना है रुको? अरे
फिर रुक जाओ। अतुलित आएंगे बेटा, पक्का आएंगे। चलो अब सुनो। तो जैसे हमने उससे पूछा, हमारी दोस्त से पूछा, तो आसाम की थी, से हिंदी नहीं आती थी, वो धीरे धीरे सीख रही थी। एक्चुअली हमारे ग्रुप में बहुत टाइप के वैरायटी के लोग थे, कोई जाट था, कोई गुजर था, अलग अलग टाइप के लोग थे, तो मिक्स लैंग्वेज सीख चुकी थी। तो एक्चुअली जब उसने अपने फादर से बात की, पापा से बात की, और वो हमें डिफाइन करने लगी, उसने क्या बोला पता है? उसने कुछ वर्ड सीखे हरियाणा के, हरियाणवी लैंग्वेज के। लाइक हरियाणा में वर्ड होता है हंडाना। हंडाना जस्ट लाइक एग्जांपल, किसी को घुमाने लेके जाते हैं, घुमा के लेके आ रहे हैं, वो हंडाना बोला, हांड रहा है, कहाँ हांड रहा है, रिमेंबर? तो ना उसने इंग्लिश से पूछा हमने कि और किससे बात किया तूने, ठीक है, एल्मिश, एल्मिश नाम था, एल्मिश किससे बात कर रही थी? बोली पापा से बात कर रही थी, ठीक है। बोली अच्छा क्या कर रहे हैं पापा? तो उसने बोला मेरे पापा डॉग, मैंने कुत्ते को, डॉग ऐसे बोली, डॉग को हंडाने गए हैं। ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना हरियाणवी, तीनों जोड़ दी उसने। मेरे पापा डॉग को हंडाने गए हैं। और अभी वाला हम सोच में पड़ गए कि ये डॉग इंग्लिश था, हंडाने क्या था, और पापा क्या था। यस, एंड द वे, छोड़ो, आओ मत आओ पॉइंट के ऊपर। तो यही होता है बेटा, समझो, अगर चीजों को सीक्वेंस में नहीं सीखोगे, दिक्कत ऐसी आएंगी। तुम्हारा आंसर ऐसा ही बनाओगे तुम लोग। एक पार्ट उठाओगे कंपनी के शेयर कैपिटल का, एक उठाओगे प्रोस्पेक्टस का, और बोलोगे हाँ यही आंसर हमारा। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। तो हिस्ट्री भी ऐसी है। बताओ, डॉग को हंडाने गए थे, हंडाने गए थे, आओ लिखते हैं। क्लियर है बेटा गाइस? डन डन डन, आके आगे आओ। और अब बनाओ हेडिंग नंबर बी, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट नंबर बी हम लिखने जा रहे हैं। चलो लिखो, हेडिंग बनाओ, हेडिंग लिखो। अब हम पूरी भाई पार्ट नंबर बी पूरा का पूरा चलेगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन पर। प्राइवेट प्लेसमेंट, ओ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर, ऑफर कम एप्लीकेशन। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन पे देखो, टॉपिक वही चला। टॉपिक पूरा कौन सा है? इस पूरे प्रोविजन का नाम है प्राइवेट। एटलीस्ट उनका मीनिंग तो सही था, आपका तो मतलब ही नहीं पता चला। आकांक्षा, मेरे मीनिंग को निकाल ले बेटा, क्या करूं बता। आकांक्षा, बस बेटा संगति का असर बोलते हैं उसको। आकांक्षा, क्या करें? अब मेरे साथ में कुछ बंगाली थे, कुछ मिक्स थे, गुजराती थे, मैं क्या करता बता, ना यहाँ करा ना वहां करा, मैं भी वही सीखा। समझ रही हो क्या बोल? हाँ चलो, तो लिखो बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर। अब गाइस सुना, पूरा पार्ट ए बी सी डी जो हम लिखने वाले हैं सारा प्राइवेट प्लेसमेंट का ही पार्ट है। लेकिन 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 इस पार्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है ओनली और ओनली एप्लीकेशन के ऊपर। तो लिखो इस बारे में, लिखवा दो सर, फालतू बातें मत करो, बहुत बोलते हो। ओके सॉरी, चुप हो गया हूं मैं तो। लिखो लिखो, पहला वर्ड लिखो, फर्स्ट लिखो इसके अंदर। तो एप्लीकेशन किसको दी जाती है? जब बताना, क्या जिसका मन करेगा वो प्राइवेट प्लेसमेंट कर पाएगा? इज इट सो? हंस रहे हैं? अरे मैं चुप हूं बेटा, चुप हूं, मैं नहीं बोल रहा, नितिन सर बात कर रहे हैं। नो 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 नो, तो कौन करते हैं? टेल मी, कौन करेंगे? कौन करेंगे? जल्दी नाम बताओ, कौन करेंगे? किसको एप्लीकेशन दी जाती है? ये प्राइवेट प्लेसमेंट करने का राइट किसको दिया गया? क्या तुम ही थे वो लोग? ध्यान से देखिए चेहरे को, इसी ने वो कहा था कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर एप्लीकेशन। वेरी गुड आकांक्षा, रैप बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, मौज कर दे रैप बेटे, मौज कर दे। लिखो, नोट करो, लिखिए द कंपनी शेल मेड, क्या देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन equal to the selected group of person, to the selected group of person। कौन थे ये लोग? थे आइडेंटिफाइड बाय बीओडी। याद आ गया? ये एप्लीकेशन किसको दी जाती है, कौन आइडेंटिफाई करता है इनको? पहला वर्ड ये था। दूसरा लिखो, एक बार तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान लिया कि इनको एप्लीकेशन देनी है,
तो उनके घर पे भेजो ना एप्लीकेशन। तो लिखो लिखो सच एप्लीकेशन, और ये प्रोविजन मैंडेटरी है, शैल लिख रहा हूं, एप्लीकेशन शैल बी properly addressed, shall be properly addressed to all those persons identified by POD। सबको ये एप्लीकेशन भेज दी जाएगी उनके घरों में, उनके प्रॉपर एड्रेस के ऊपर। नेक्स्ट, अब आपने एप्लीकेशन भेज दी, क्लाइंट लिखना, अब जो आएगा डिफरेंट है, तो मैं एक 2 स्टार ऑन दिस ताकि तुम्हें याद रहे, ये अलग से भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। लिखो लिखो बेटा, सच एप्लीकेशन कौन सी, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, सच एप्लीकेशन शैल नॉट कैरी such application shall not carry any right of, लिखो वर्ड लिखना, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है बेटा सेक्रीफाइस, क्या बोलते हैं इसको, सेक्रीफाइस, त्यागना किसी के नाम पर। नॉर्मली लीगल में बोलूं ट्रांसफर करना। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट है, पब्लिक ऑफर थोड़ी चल रहा है, तो क्या अगर मुझे बताओ किसी कुछ लोगों को अगर सेलेक्ट किया गया तो क्या वो लोग किसी और के नाम पर, मान लो वो सेलेक्ट वो हुए, और क्या वो अपने राइट को जो उनको मिला हुआ है एज ए प्राइवेट प्लेसमेंट के रूप में, क्या वो अपना राइट को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं नहीं। वेरी वेरी गुड, नो 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 नो, यस, नहीं कर सकते। क्लियर है? तो वर्ड याद रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट में कभी भी रेनिशिएशन का राइट नहीं हो सकता। दैट मीन्स ए पर्सन, द ग्रुप ऑफ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर, कैन नॉट सेक्रीफाइस द राइट, वो नहीं कर सकते। हाँ, राइट इसी थोड़ी है। वेरी गुड बेटा, समझ में आया? आगे लिखो, चलो बात समझ में आई, बस बहुत है, इतना ही, अरे बस बेटा बस, धन्य हो गया मैं। नेक्स्ट लिखो, डन। ओके, नेक्स्ट पे आता है। अब क्या लिखो, अब क्या होगा? अरे एक बात बता, पूछूंगा, पहले पूछता हूं, रिप्लाई करना, फिर लिख देंगे, ठीक है? एक बात बताओ, मेरे मन में ख्याल आया, क्या जिनको एप्लीकेशन दी, क्या जिनको एप्लीकेशन दी, जिनको एप्लीकेशन, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को एप्लीकेशन दी, वो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मान लो किसी बाहर के व्यक्ति ने अप्लाई कर दिया तो उसकी एप्लीकेशन का क्या होगा? सोचो, टेल मी, बताओ। रिजेक्ट होगा, बीओडी रिजेक्ट कर देगा। वेरी रिजेक्ट गुड, करेगी, और क्या, दैट मीन्स इनवैलिड। क्या बोलते हैं उसको? इनवैलिड होगा। इनवैलिड। याद रहेगा? वेरी गुड। तो लिखो बेटा, लिखो ओनली दोज पर्सन कैन अप्लाई on कौन, to whom such application, कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इज मेड, बट लेकिन इफ an application is received, देखो, अदर देन द एप्लीकेंट, जिनको आपने चूज नहीं किया था, तो क्या होगा? सच एप्लीकेशन इज इनवैलिड, वो वैलिड नहीं होगी। क्लियर है? मैंने वॉइड नहीं लिखा, ध्यान रखना, क्योंकि इनवैलिड का मतलब थोड़ी कि भैया वॉइड होगा ना, इनवैलिड, मान्य नहीं होगी वो। नेक्स्ट पे इसी में लिखो, लिखो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, the private placement offer cum application can be, shall be made
shall be made, कैसे लिखो। ये जो एप्लीकेशन होती है ये कैसे दी जाती है, तो लिखो, 3 बातें लिखवाता हूं। फर्स्ट, shall be made इन फॉर्म नंबर, फॉर्म का नंबर याद रखना कौन से फॉर्म में होती है, फॉर्म नंबर PAS4, ये फॉर्म का नंबर है बेटा, PAS4। नंबर 2 लिखो। सारी चीजें जितनी भी इंफॉर्मेशन है तो शैल बी सीरियली नंबर्ड। कितने लोग थे, कौन थे, सब कुछ लिखा होना चाहिए। थर्ड, ये एप्लीकेशन या तो राइटिंग में दो फिजिकल फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिकली मोड में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकती है। और आजकल तो लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यूज करते हैं बेटा, मेल वगैरह पे। 3 बातें हैं, कौन से फॉर्म में, याद रखना कौन से फॉर्म में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, PAS4। फिर प्रॉपरली नंबर होंगे, राइटिंग में होगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर होगी। याद रहेगी ये बात, समझ में आई? ओके, ऐसा क्लियर। आगे आओ, अब लिखो एक प्यारा सा नोट। नोट इसी का पार्ट है, बी का ही पार्ट लिखवा रहा हूं। नोट मत लिखो, नोट नहीं लिखना, मत लिखो, चलो पॉइंट लिख देते हैं, 1 2 3 इसी के नेक्स्ट लिखते हैं पॉइंट को, ठीक है। लिखना है तो लिख दो, नोट नहीं तो मैं तो पॉइंट तो लिखवाऊंगा ही। लिखो बेटा, द कंपनी, अब देखो फॉर्म भर लिया उसके बाद की बात है, एप्लीकेशन दे चुके हो, चेक करो ना कहानी, चेक करो, एप्लीकेशन दे चुके हो, ग्रुप लोग सेलेक्ट किए, पर्सन को सेलेक्ट किया, उनको एड्रेस पे भेज दिया, उनको बता दिया भैया रिनंसिएशन का राइट नहीं होना चाहिए, उनको पास में एप्लीकेशन जिनको दे दी गई उन्होंने अप्लाई भी कर लिया, बाकी किसी ने अप्लाई किया तो इनवैलिड रहेगी, फॉर्म नंबर PS4 में जाएगा। अब क्या होता है, कह रहा है कंपनी, कंपनी काम है अब, शैल रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करेगी, लिखो, द नेम एंड एड्रेस, shall record the name and address of all the applicant, सभी एप्लीकेंट्स के नेम और नंबर, सॉरी ऑफ ऑल द पर्सन्स, ये अभी एप्लीकेंट थोड़ी बन गए, ऑफ ऑल द पर्सन्स, कौन से, टू whom जिनको क्या किया आपने, whom प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन हैज बीन सेंड, जिनको आपने एप्लीकेशन भेजी थी उन सब के नाम और एड्रेस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, कंपनी का काम है। कब, किस में रिकॉर्ड करते हैं, लिखो, इन फॉर्म नंबर, फॉर्म का नंबर है यहां पर भी, फॉर्म नंबर देखो PAS5, तो PAS4 था एप्लीकेशन के लिए, PS5 होता है नेम और एड्रेस रिकॉर्ड करने के लिए, जितने लोगों को भेजा उसके लिए। अब एक बार रिकॉर्ड कर लिया, क्या करोगे, नीचे लिखो, क्यों रिकॉर्ड करने के बाद क्या होगा, लिखो, एंड विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर, 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम एंड एड्रेस, लिखते रहो, नेम एंड एड्रेस, रिकॉर्डिंग द नेम एंड एड्रेस, 30 दिनों के अंदर अंदर, सुन मेरे भाई, 30 डेज के अंदर जिस दिन से नाम और एड्रेस रिकॉर्ड किया, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, एड्रेस लिखो, द कंपनी shall allot the securities to the applicants, sorry, allot नहीं, company shall send the application
फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट। लो भैया इतना पैसा चाहिए, भेज दो हमारे पास पैसा। ये पैसा मांगता है, ये एप्लीकेशन मनी है, भेजो पैसा एप्लीकेशन। नाम एड्रेस रिकॉर्ड करेंगे, 30 दिनों के अंदर अंदर उसे एप्लीकेशन जो पेमेंट के लिए है वो भेजनी पड़ेगी, एप्लीकेशन मनी के लिए। ठीक भी लोग, किसके लिए? फॉर सब्सक्रिप्शन। कि आओ आके हमारी सिक्योरिटी का मजा चखो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। क्लियर है? ये पार्ट था बेटा आपका पार्ट नंबर बी, खत्म हो गया पार्ट बी। समझ में आ रहा है? बोलो नहीं, बोलो नहीं आ रहा समझ में, बोलो। यस सर आ रहा है, आ रहा है। चलो ओके, बी पार्ट खत्म, समझ में आ गया? ये पूरा एप्लीकेशन के ऊपर था। अब सी पार्ट बनाऊंगा मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन के ऊपर। कितने लोगों को, सोचो कितने लोगों को मैक्सिमम आप प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन भेज सकते हो? कौन कौन लोग उनमें इंक्लूड नहीं होते, किन किन लोगों पे ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, ये बात पढ़नी है अब आपने। चलो लिखिए, नोट इट, डन हो गया पार्ट। सर हाँ बोल। सर ये पीएस फॉर्म का नाम भी है कुछ, ऐसे पीएस ही है? बेटा फॉर्म है बेटा, अब वही तू ठीक है बोल, सर। एमजीटी पीएस यू कैन फाइंड। ओके ठीक है, ओके सर। पीछे तो क्लियर हो ही रहा है तेरे को। प्राइवेट एप्लीकेशन, समझ रहे? चलो आओ, मैंने भी नहीं निकाले इन फॉर्म के नाम, कोई बात नहीं, निकाल के बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो लिखो बेटा, नोट करें। आकांक्षा करी फाइनली खत्म। क्या खत्म हो गया है? फाइनली खत्म बोले तो। सी पार्ट, सी में लिखो, हेडिंग बनाओ, लिखो मैक्सिमम नंबर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन प्राइवेट प्लेसमेंट, वही वर्ड, पूरा वर्ड वही लिखा जाएगा, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ कम एप्लीकेशन। मैक्सिमम कितने लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन भेज सकती है? आप मतलब कंपनी, आप तुम थोड़ी हो, हाँ नहीं तो लिखो, फर्स्ट पे आते हैं। लिखो द कंपनी कैन नॉट मेक application, they cannot make application to में लिखो दो बातें, पहले लिखो टू मोर देन 50%। बेटे यहां पर एक बड़ी काम की बात आएगी। नॉर्मली, हाँ प्रिया एग्जैक्टली, सिंगल ऑफर से, यस 50-50-50 एज पर दी प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोविजन। अब दो बात लिखूंगा, दोनों का मीनिंग समझाऊंगा आपको मैं। भैया कंपनी को अगर प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन देनी है तो 50 से ज्यादा लोगों को एप्लीकेशन नहीं दे सकती। ये है प्रोविजन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। लेकिन लॉ के अंदर 200 लोगों वाली लिमिट, दैट इज प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 200। याद आया? वो 200, क्योंकि एक्चुअली मेन पार्ट पब्लिक कंपनी के लिए आ रहा है। सोच के देखो ना, प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम नंबर ही 200 हो सकते हैं। समझे क्या बोल रहा हूं? मैक्सिमम नंबर कितने होंगे? 200 होंगे। तो वहां तो कहानी अप्लाई ऑटोमेटिकली होगी, 200 नीचे होना चाहिए। तो दिक्कत कहां पे आएगी कि पब्लिक कंपनी बोलती है मैं कितना कर पाऊंगी, बोला तेरे लिए भी 200 की लिमिट ही रखेंगे। तो नॉर्मली तो ये बात लिखी जाती है, दिस वन इज फॉर द प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोविजन। लेकिन लोग कहता है और हायर नंबर ऑफ पर्सन, लिखना हायर नंबर ऑफ पर्सन एज प्रेस्क्राइब्ड। बेटे प्रेस्क्राइब्ड वर्ड आने का मतलब समझते हो? प्लीज सब बच्चे कान खोल के बात को सुने, जो बोलने वाला हूं मैं। हाँ कान खोल के सुन रहे हैं, ध्यान से सुनना है। इसका मतलब जब ऐसा कुछ कहीं लिखा जाता है, जब ऐसा कुछ कहीं लिखा जाता है, एग्जांपल बोला 50 लोगों को एप्लीकेशन
दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये बात प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए बोली गई, लेकिन जब ये बोल दिया गया कि लॉ के अंदर प्रिस्क्रिप्शन लिमिट अलग चल रही है, और जो हो सकता है कल वो बढ़ जाए और गिर भी जाए, रिमेंबर, तो भैया कौन सी लिमिट लेके चलोगे, 50 वाली या जो लॉ ने प्रेस्क्राइब कर दी, अमेंड कर दी, वो वाली? टेल मी। लॉ वाली। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो भैया लॉ ने प्रिस्क्रिप्शन लिमिट कितनी लगाई है? देखो 200 लोग, 200%। तो हम कौन सा लेके चलेंगे? वेरी गुड बेटा, 50 लेके चलूंगा मैक्सिमम या 200 लेके चलूंगा? टेल मी, कौन सा लेंगे, 50 और 200? 200 एग्जैक्ट। अरे वाह वाह, अरे वाह, लो मौज कर, सबने बोला 200 200 200 200 200 एग्जैक्टली, समझ में आ गया। तो याद रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए भी लिमिट क्या लग गई, 200 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकता। अब एग्जांपल के लिए कल को ये बोला प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम नंबर 150 कर 150 कर दिए, तो सोचो तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ऑब्वियस, फिर रिमेंबर, पर वो दोनों याद रखने, 50 के लिए बोला गया, लेकिन प्रेस्क्रिप्शन लॉ में भी है 200 की। चलो इसी पे आओ आगे। सर नॉर्मली 200 ही होती है ना? हाँ बेटा, 200 लेके चलते हैं। 50% की लिमिट दी हुई है सिंगल स्लॉट के अंदर, 50 लोग, बट मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं जाएगा बेटा, 200 से ऊपर, ठीक है। अब हेडिंग इसी में लिखो, इसी का पार्ट लिखो, फॉलोइंग पर्संस हैव बीन एक्सक्लूडेड। मतलब जो ऊपर आप कह रहे हो ना 200 लोग 200 लोग, इन 200 लोगों में कौन कौन नहीं आता पता है आपको? मतलब ये 200 लोगों में कौन लोग नहीं हो सकते? 200 लोगों में कौन? नो अतुलित, नहीं बेटा, नो। आप प्राइवेट, क्योंकि आप अगर बीओडी लिखोगे दैट सिंपली मींस मैनेजमेंट बेटा, है ना। क्या बात हो रही है, जिनसे आप प्राइवेट प्लेसमेंट्स के रूप में पैसा लेने वाले हो, इन्वेस्टमेंट लेने वाले हो, तो बात उनकी हो रही है। तो किन लोगों को, इन लोगों का पार्ट, इन पर्सन का पार्ट नहीं माना जाएगा? कौन है वो लोग? यस निधि, एग्जैक्टली। शुभम, नहीं बेटा, लिखो फर्स्ट, लिखो QIBs। अरे ये क्या आया? इसको बोलते हैं बेटा, लिखो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। नाम सुना है झुंझुनवाला का? नाम सुना है? राकेश झुंझुनवाला सुना है ना? उस पर्सन ने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है डिफरेंट कंपनीज के अंदर, उसे पता है पूरी मार्केट के बारे में, कहां पैसा कब लगाना है, कब डूबेगा, किसका उठेगा। तो उन्हें नाम दिया गया QIBs, बिकॉज QIB का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, विच मीन्स ऐसे लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट ने, दैट मीन्स सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, सेबी ने आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है। और वो लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथन है, फाइनेंशियल उनके पैसे की कमी भी नहीं है उनके पास में, वो आपकी मार्केट को इवैल्यूएट कर सकते हैं और फिर जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं QIB, जिनको एक्सपर्ट कहा जाता है, मार्केट का एक्सपर्ट है वो लोग। तो गाइस याद रखना, ऐसे लोगों को आप कभी भी प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि सिंपल सी बात, बनाया ना तो तुम्हारी कंपनी को लूट के खा जाएंगे ये लोग, ध्यान रखना। समझ में आ क्या बोल रहा हूं? लूट के खा जाएंगे। हाँ बेटा, नॉलेज इतनी है, हाँ नहीं तो उन्हें पता है तुम क्या करोगे, कहां पैसा लगाना, कहां नहीं लगाना, तो उनको इससे एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब वो लोग इसमें काउंट नहीं होंगे। नंबर 2 लिखो, जो बच्चों ने बोला था एम्प्लॉइज, बेटा बट कौन से एम्प्लॉइज, बात ये थी। तो एम्प्लॉइज हु हैव already offered under employee stock option plan, that is ESOP, जिन्हें ESOP में पहले से ही क्या कर दिया गया था, शेयर दे दिए गए थे, that is employee stock option plan, राइट। इश्यू बोनस इश्यू किया था ना, यस। तो बेटा ESOP मतलब कौन से,
जिन्हें शेयर दे दिए गए थे पहले से। तो ये लोग, जो दो लोग हैं ना, QIB एंड एम्प्लॉइज, जिनको ऑलरेडी ईसॉप के अंडर शेयर ऑफर किया जा चुका था, वो लोग यहां पर इन मेंबर्स का पार्ट नहीं बन सकते जिनसे आप प्राइवेट प्लेसमेंट मांगो। क्लियर हो गया? याद रहेगी ये बात? हाँ याद रहेगी, हाँ याद रहेगी, याद रहेगी। क्लियर है? चलो, हालांकि QIB का मीनिंग बता दिया, फिर भी शॉर्ट में लिख लो, बुक में लिखा हुआ नहीं इसलिए बता रहा हूं मैं। QIB is called Qualified Institutional Buyers। इसे बोलते हैं, लिख लो, नंबर 1, those who have recognized by SEBI। SEBI खुद इनको जानती है, कहती है अरे हमारे लोग हैं हमारे। हाँ बेटा शिवम, दो ही है, या नॉर्मली जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो इस पे काउंट होते हैं, ठीक है शिवम। नंबर 2, रिकॉग्नाइज बाय सेबी एंड, और लिखो, हैव एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियली स्ट्रेंथन। पैसा भी बहुत है इनके पास में। स्ट्रेंथन किसके लिए? टू इवैल्यूएट एंड इन्वेस्ट। ये आपकी मार्केट को इवैल्यूएट कर सकते, कंपनी को इन्वेस्ट कर सकते, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं किसमें? कैपिटल मार्केट में। जो लोग कैपिटल मार्केट में ऑलरेडी जाने माने पोस्ट के ऊपर हैं, इन्हीं को पता क्या बोलते हैं? इन्हीं लोगों को स्टॉक मार्केट में कहा जाता है ऑपरेटर्स। नहीं बेटा रिया, नो, एक्सक्लूडेड है बेटा, वो नहीं है रिया, नहीं 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 बेटा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC जो होते हैं, वो मेंबर्स के पार्ट नहीं है। उसमें ये लिखा जाता है कि उनके ऊपर लिमिट नहीं लगती बेटा। देखो, दो डिफरेंट पॉइंट है रिया। रिया ने क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई कर देता हूं, लिखवाऊंगा अभी पार्ट को मैं। रिया, ये उन लोगों की बात कर रहा है कि जो लोग पर्सन नहीं हो सकते, मतलब ये मैक्सिमम नंबर वाले जो लोग हैं जिनसे प्राइवेट प्लेसमेंट लिया जाएगा, वो लोग नहीं हो सकते। उनके अंदर कौन लोग नहीं आएंगे उसकी बात है। जो आपने बोला सॉरी, जो आपने बोला NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI एक्ट 1934, वो उनपे 200% वाली लिमिट नहीं लगती बेटा। समझ रहे हो? क्योंकि उनका मेन काम प्राइवेट प्लेसमेंट का ही होता है, इसलिए उन लोगों को नंबर ऑफ पर्सन की लिमिट से बाहर रखा गया कि भैया तुम जितने चाहो उतने लोग पैसा ले सकते हो। तो दो अलग प्रोविजन है बेटा। एक कौन है? जो पर्सन नहीं बन सकते। दूसरा कौन है? जो कि जिनके ऊपर 200% की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। क्लियर हो गया? एक बार सेकंड पॉइंट पढ़ देना, रिकॉग्नाइज बाय सेबी के, हैव एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियली स्ट्रेंथन टू इवैल्यूएट एंड इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट। इन्वेस्ट लिखना, इवैल्यूएट है, इवैल्यूएट एंड इन्वेस्ट। पहले इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, फिर करते हैं। हाँ यस रिया, दोनों अलग अलग हो। समझ में आ गया? तो लिखो, ये क्लियर हो गया? डन। एक और नोट करो, इसमें लिखो, आगे लिखो, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट बनाओ और लिखो। और एक बात बताओ, अगर कोई कंपनी ने 200 लोगों से ज्यादा एप्लीकेशन दे दी तो क्या होगा? सोचो, 200 की लिमिट है और 200 की लिमिट पार कर दी तो क्या होगा? हर्षित कह रहा है, करिए वॉइड। अतुलित कह रहा है कॉन्ट्रावेंशन, इनवैलिड, वैलिड नहीं होगा। शिवम कह रहा है फाइन। चलाओ लिखवाता हूं। एक बात बताओ, 200 से ज्यादा लोगों को एप्लीकेशन देने का पार्ट किस पार्ट में आता है? का टॉपिक किस पार्ट में आता है? कि प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम 200 होते हैं, तो बात पब्लिक की हो रही है, तो क्या उसे पब्लिक ऑफर नहीं बोलेंगे क्या? बताओ, हाँ है ना? हाँ याद आया? लिखो लिखो, इफ ए कंपनी have made
a company have made application, कौन सी वाली? प्राइवेट प्लेसमेंट वाली, have made application equal to more than 200%, that is the prescribed limit. The prescribed limit. अगर किसी कंपनी ने 200 लोगों से ज्यादा लोगों को ये एप्लीकेशन दे दी तो लिखो such invitation is deemed to be, deem बोले तो माना जाएगा, is deemed to be said as पब्लिक ऑफर. बेटे अब ये किस बात का प्राइवेट प्लेसमेंट? अब तो इसे पब्लिक का पार्ट मानेंगे हम लोग. और पब्लिक ऑफर के लिए प्रोस्पेक्टस चाहिए होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट काम नहीं देगा यहां पर. तो इसे क्या बोलते हैं? इसे पब्लिक ऑफर माना जाएगा. और जब पब्लिक ऑफर माना जाएगा तो क्या होगा? देखो, हेंस द प्रोविजन, hence the provision contained in the Company Act 13, Company Act 13 के provision, the SEBI Act, the SEBI Act 1992 and the Security Contract and Regulation Act 1956 will be applied. जो प्रोविजन नॉर्मली प्रोस्पेक्टस वाले केस में अप्लाई होते हैं, तो भैया ये भी क्या बन जाएगा? जब पब्लिक ऑफर ही बना दिया आपने उसको, तो सिंपल सी बात क्या है, वो सारे एक्ट के प्रोविजन भी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल होंगे. अब ये नो, दिस विल नो मोर बी ए प्राइवेट प्लेसमेंट अगर 200 की लिमिट पार की. अब जो रिया ने बोला था उस बात को लिख रहा हूं मैं. रिया ने कहा था सर ये जो आपने 200 की बात की है, 200 लोगों में से कौन लोग नहीं हो सकते QIB और ईसोप वाले, लेकिन 200 की लिमिट किन पे एप्लीकेबल नहीं होती? बेटा जिनका मेन काम ही प्राइवेट, जो कॉरपोरेशन, जो कंपनीज मेनली सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट से ही पैसा लेती हैं, उन पे 200 की लिमिट लगाओगे तो क्या खाएंगे? नंगा नहाएगा क्या और खाएगा क्या? सिंपल सी बात. तो क्या होगा? लिखो, क्या लिखेंगे? लिखो सच प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम लिमिट, बस लास्ट लिख लो, आज की क्लास का पॉइंट है. सच प्रोविजन मैक्सिमम लिमिट ऑफ पर्सन, दैट इज 200, दैट इज 200% इज नॉट एप्लीकेबल. ये किन लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होती? किन लोगों पर ये एप्लीकेबल नहीं है? तो लिखो, दो है यहां पे, बस दो लिख लो. कौन से? फर्स्ट नोट करो बेटा, जो रिया ने बोला था, द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन्हीं को बोलते हो आप NBFCs. क्योंकि कहां पर रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड अंडर RBI एक्ट 1934. नंबर नेक्स्ट. और किस पे नहीं होता? लिखो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज HFC. कहां पे है ये? लिखो रजिस्टर्ड अंडर. ये थोड़ी, ये एक्ट क्यों लिख रहे हो? ताकि तुम्हें पता चले भैया सिर्फ वही वाली जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है. हाँ, थोड़ी इसका मन क्या, मैं भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हूं. ना 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 ना, क्या तू रजिस्टर्ड है? नहीं तो नहीं है तू. रजिस्टर्ड अंडर, देखो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट, अंडर नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987.
बस बेटा बस, आज इतना लिख लो, बाकी नाइट वाली क्लास में खत्म कर लेंगे पार्ट को हम। और ऑलमोस्ट या तो कल या मैक्स टू मैक्स कल में या परसों की फर्स्ट क्लास तक हमारे पास में द चैप्टर विल ओवर। यस, लास्ट स्लाइड दिखा दो बेटा। हाउसिंग लोन वाली बेटा, रिया, हाउसिंग लोन वाली बेटा। डन है बेटा, समझ में आ गया? क्या यहां तक कोई शंका है या डन है? क्लियर? यस और नो बोलो, यस सर नो। नो डाउट नो डाउट नो डाउट, बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत लिखना पड़ता। अरे कांक्षा बेटा तुम कहोगे तो मैं लिखवाना कम कर दूंगा, मेरे लिए तो फायदा है, मेरे भी तो हाथ बचेंगे, मैं रीडिंग करवा दूंगा। तुम कहो तो सही एक बार कि रहने दो सर, मत लिखवाया करो, मैं नहीं लिखवाऊंगा, उसे सिलेबस भी जल्दी खत्म होगा। नहीं देखो, क्योंकि नॉर्मली क्लास के अंदर लिखवाने से टाइम डबल लगता है ऑटोमेटिक, याद रखना है ना। तो अगर नहीं लिखवाऊंगा तो मेरे लिए फायदा है, जल्दी सिलेबस खत्म होगा। जो चैप्टर 6 दिन में खत्म हो रहा है वो 3 दिन में खत्म होगा। हाँ लिखवाइए सर, लिखाइए सर आप। नहीं मैं नहीं भैया, मैं तो मेरे लिए तो फायदा जहां पे। बताओ, तुम बताओ, क्या तुम रेडी हो रीडिंग नहीं। करने के लिए? एकदम नहीं नहीं है नहीं, आप सर। लिखाइए, आप लिखाइए। ओके, तो व्हेनेवर यू फील ना, देखो मैं हर मोड में स्पेसिफाई हूं, क्योंकि मैं रेगुलर बैच भी लेता हूं, रिवीजन भी वाले बैच भी, बूस्टर फास्टर बैच भी चलता है, बूस्टर बैच भी चलता है। तो जो सिलेबस तुम 3 महीने में खत्म करते हो उसे मैं 1 महीने में भी खत्म कर सकता हूं, उस सिलेबस को मैं 10 to 15 डेज में भी खत्म कर सकता हूं। याद रखना, ये तीनों पार्ट करता हूं मैं। बट वही है सर तो, कि ये कौन सा चल रहा है? रेगुलर चल रहा है ना? ये रेगुलर चल रहा है बेटा। यस, ये कितने महीने, कितने दिन लगेगा और कितना टाइम ये लगेगा अभी जो इसको? क्लास हमने बढ़ाई है, अभी मैं क्लास का टाइमिंग बढ़ाने वाला हूँ जी, का अभी ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ है, लेकिन एक साथ स्लॉट लगाऊंगा, बैक टू बैक क्लास लेंगे हम। तो उस केस में मैक्स टू मैक्स मान लो जून जाएगा अपना, और जुलाई के मिड तक खत्म कर दूंगा पूरा। दोनों बुक? हाँ अच्छा, ठीक है, ठीक है सर। मतलब ऑलमोस्ट एक आइडिया अपना इतना नहीं चल रहा है, उससे पहले भी खत्म हो सकता है। ठीक है, ओके सर, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। आकांक्षा, अभी तो मैंने आर्ट्स काउंट नहीं कितनी क्लास हो चुकी, मुझे चेक करना पड़ेगा बेटा, मुझे उस अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको मैं। क्योंकि सुनो ध्यान से, अरे सुन के जाओ, तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर लेंदी है, बट उसके बाद वाले 2 चैप्टर इतने छोटे हैं कि 2 क्लास लूंगा और चैप्टर खत्म। समझ रहे हो? 10 चैप्टर में से कम 4 चैप्टर ऐसे हैं जो सिंगल एक दो क्लास के टॉपिक हैं, खत्म हो जाएंगे पूरे क्लास चैप्टर। इसलिए डोंट थिंक और इतने चैप्टर बचे, कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास में, ये रीजन है बेटा। ओके ठीक है, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय 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 बाय। अभी थोड़ा नेक्स्ट लंबा खींचेगा बेटा, थोड़ा लंबा है बेटा, उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, आती उसमें अमेंडमेंट्स है बेटा, तो इसलिए थोड़ा लंबा जाएगा बेटा। बाय। शेयर कैपिटल वाला है ना सर वो? हाँ हाँ एग्जैक्टली। ठीक सर, बाय बाय बाय। बाय सर।